हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर का परिचय पढ़ेंगे जो कि पहला चैप्टर है कंप्यूटर से रिलेटेड। और इसमें हम कंप्यूटर का उद्देश्य जानेंगे और फिर थोड़ा सा प्रस्तावना को देख लेंगे। कंप्यूटर का अवलोकन क्या है, विकास क्या है, वर्गीकरण क्या है, उद्देश्य के आधार पर, आकार और क्षमता के आधार पर, डेटा हैंडलिंग या तकनीक उपयोग के आधार पर ये सब देख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये चैप्टर वैसे भी 2021 में भी इसमें आया था और इसमें से, और 2022 में भी इसमें से आया था। तो एक बार प्रस्तावना पढ़ के देख लेते हैं। मशीन के युग में कंप्यूटर मानव जाति के लिए सबसे बड़ा वरदान है। यह विचार तब आया जब लोग एक ऐसा उपकरण चाहते थे जो समस्याओं की गणना करने में मदद कर सके, लेकिन अब यह मानव के लिए एक जीवन रक्षक बन गया है। अगर माना जाए, देखा जाए तो अगर ये इतनी बड़ी, ये जो मशीन का युग है, हम इस मशीन युग में ही हमारा जो कंप्यूटर है वो मानव जाति के लिए एक वरदान साबित हुआ है। और अगर अगर हम बात करें कंप्यूटर के निर्माण की, तो इसमें हमारा जो कंप्यूटर का निर्माण किया था वो सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक थे, चार्ल्स बेबेज। ये सब आपको पता ही है। और इन्होंने कंप्यूटर क्यों बनाया था, ये मतलब कंप्यूटर इसलिए बनाया था ताकि ये गणना कर सकें, गिनती कर सकें चीज़ों की, तो इसलिए उन्होंने बनाया था। फिर इसके बाद धीरे धीरे इस कंप्यूटर का उद्भव हुआ, मतलब आगे निर्माण हुआ इसका बहुत तरीके से। जैसे अब हमारा ये देख लो, हमारे पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन को मान लो स्मार्ट वॉच हो गया, वो भी एक लैपटॉप का ही छोटा पार्ट है, कंप्यूटर का ही छोटा पार्ट है। लैपटॉप ही देख लो, अब हमारा बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब आगे हम देखते हैं इसमें। आज कंप्यूटर शब्द केवल पर्सनल कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ईसीजी मशीन आदि भी शामिल है। जैसे कि मैंने बताया वही है, एक बार आप देख लेना और फिर मैं चलती हूँ आगे। ये आ गया हमारा कंप्यूटर का, एक मिनट, सॉरी, कंप्यूटर का अवलोकन। कंप्यूटर मूल रूप से एक प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा का आदान प्रदान करता है, दिए गए डेटा को के आधार पर कार्य करता है, ये परिणामों को प्रस्तुत करता है तथा अवस्था अनुसार डेटा यह परिणामों को संग्रहित भी कर सकता है। जो हमारा कंप्यूटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा का आदान प्रदान करता है। अब ये एक हमारे दिए गए डेटा के आधार पर ये कार्य भी कर सकता है। ये एक सूचना मशीन है जो बहुत सारी हमारे सूचनाओं को संग्रहित करके रख सकती है, मतलब संभाल के रख सकती है। हमारे आज के दैनिक जीवन में मान लिया जाए तो कंप्यूटर बहुत सारे जगहों पे आ रहा है। जैसे कि अगर हम कोई दस्तावेज़ बनाना है तो उसके लिए भी हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम घर बैठे भी इसका कार्य कर सकते हैं। जैसे बाहर का कोई काम है तो हम ईमेल के ज़रिए कोई घर का काम, मतलब घर पे बैठे काम कर सकते हैं। कंप्यूटर यही है। इसमें एक बार पढ़ लेते हैं क्या है आगे, क्या बता रहा है ये। कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य वाली, देखिए, कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य वाली सूचना मशीन है तथा डेटा के आधार पर कई प्रकार के कार्य करती है। और फिर इसके बाद ये कार्य सभी चार मूल कंप्यूटर ऑपरेशनों से संबंधित हैं, जो डेटा को स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करना, आउटपुट का उत्पादन करना तथा अवस्थानुसार स्टोर करना कहलाता है। कंप्यूटर को जानकारी के उपलब्ध पूल के साथ सब कुछ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और लोकप्रिय रूप से छोटी और बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो अन्यथा मानव द्वारा नियंत्रित होते हैं। कंप्यूटर ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और उनका महत्व लगभग हर क्षेत्र में है। समकालीन दुनिया में कंप्यूटर ने विभिन्न रूप ले लिए हैं। लगभग हर कोई अपने काम के स्थान पर या अपने घर पर में गणना कार्य करने, जानकारी प्राप्त करने, फिल्म देखने, दस्तावेज तैयार करने और बैठक आयोजित करने और लेखन आदि जैसे कार्यों के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग करता है। जैसे कि व्यक्तिगत कंप्यूटर हमारा वही है, इसमें हम बाहर के कार्य में जैसे गणना वगैरह करना हो गया, इसमें हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर की जगह पर हमने स्मार्टफोन, हमारा जो स्मार्टफोन है वो कंप्यूटर की जगह कैसे ले लिया है। इन दिनों के कंप्यूटर को स्मार्टफोन की जगह पर प्रस्थापित किया जा रहा है, जिनसे कई तरह से काम करने की प्रतिभा है जो हमारे रोज़मर्रा के लैपटॉप, गैजेट, डेस्कटॉप हमें प्रदान करते हैं। वास्तव में स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर की तरह होते हैं जो डेटा को के होस्ट को एक्सेस और प्रोसेस करने के में सक्षम होते हैं और इनमें कैमरों
सॉरी गाइज, पीछे से आवाज़ आ रही थी। तो मैं बता रही थी कि अगर कंप्यूटर की जगह अगर हम स्मार्टफोन के बारे में अगर हम जाने, तो अगर इसमें बता सकते हैं कि कैसे हमारा स्मार्टफोन कंप्यूटर की जगह ले चुका है। उदाहरण के लिए अगर आप देख ले, जैसे कि अब देखो, फ़ोन, हमारा जो फ़ोन है, फ़ोन में कोई कीबोर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, माउस की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसे टच के ज़रिए कार्य कर सकते हैं। और इसमें वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, वो सारी सुविधाएं हैं जो इस कंप्यूटर और इस वो लैपटॉप वगैरह में होता है। स्मार्टफोन में वो सारी सुविधाएं हैं। और देख लीजिए, जैसे कि हमारा स्मार्ट वॉच भी हो गया, इसमें है। और जो हमारा जो ये, अगर हम उसकी तुलना करें, कंप्यूटर से तुलना करें स्मार्टफोन की, तो देखो, स्मार्टफोन जो है ना, हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कहीं पे भी। यहाँ पे देखो, हम बता सकती हूँ, कहीं पे भी अब हम लैपटॉप और कंप्यूटर को तो हम इतनी जगह लेके जा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तो वो आकार में बहुत बड़ा होता है, और उसे संभालना भी बहुत वो है, टाइम, एक तो लेके जाना। एक मिनट, मैंने बहुत कंप्यूटर का विकास आप पढ़ेंगे। जब पहली बार 1940 के कंप्यूटर में शुरुआत हुई, तो उनमें बहुत जगह ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, जिन्हें संभालने और संचालित करने के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता थी। लेकिन समय बीतने और तकनीक के विकास के साथ आज के कंप्यूटर हाल के दिनों में बहुत चकित करने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले के जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी बड़े थे, और ये था कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजली वगैरह, बहुत ज़्यादा बिजली की खपत कर होता था बड़े कंप्यूटर की वजह से। और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बने रहते थे जो पहले के कंप्यूटर थे, तो इस वजह से हमारी बिजली खपत ज़्यादा होती थी, और इसमें बहुत ही ज़्यादा लागत भी लगता था। तो इसमें यही बताया गया है, और कैसे कैसे इसकी पीढ़ियाँ बदलती गई, हम इसमें कंप्यूटर के विकास में पढ़ेंगे। हाँ तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ से बताएं, अब के कंप्यूटर इतने छोटे हैं कि आपकी मेज़ पर, आपके हाथों में, यहाँ तक कि आपकी जेब में भी फिट हो सकते हैं, और वे अब हज़ारों गुना शीघ्रता से काम कर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर की 6 स्पष्ट पीढ़ियाँ हैं जिन्हें नीचे समझाया गया है, क्योंकि कंप्यूटर की प्रत्येक पीढ़ी को एक सर्वोपरि तकनीक विकास द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, जो आवश्यक रूप से बदलती रहती है कि कैसे कंप्यूटर अधिक संपीड़ित, सस्ती, लेकिन अधिक गतिशील, प्रभावी और तेज़ी से चलने वाली मशीन के लिए अग्रणी होती है। पहली पीढ़ी, जो हमारी पहली पीढ़ी है, 1940 से 1956 की, 56 तक रही। चलो, जैसे कि पहली पीढ़ी की कंप्यूटर की सर्किट वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय ड्रमों का उपयोग मेमोरी के लिए किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, जो लगभग पूरे कमरे की जगह लेते थे, काम करने में बहुत महंगे थे, और इसके अतिरिक्त बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग करते थे, और बहुत सारी गर्मी पैदा करते थे, जो अक्सर खराबी का कारण भी होती थी। ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज पर निर्भर करते थे। इन कंप्यूटरों का उपयोग एक समय में केवल एक समस्या को हल करने के लिए किया गया था, और यदि कोई कारणवश प्रोग्रामिंग त्रुटि का पता लगाना और उसे सही करना बहुत मुश्किल कार्य होता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण यूनिवेक और एनिएक हैं। जैसे कि जैसे कि मैंने बताया कि ये 1940 और 1956 में जो हमारा कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा, एक तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हुआ करते थे, मतलब एक कमरे के बराबर, कमरे में पूरे आ जाते थे, और उसमें इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उस कंप्यूटर के साथ जुड़े होते थे कि उस इलेक्ट्रॉनिक की वजह से ही इतनी ज़्यादा बिजली खपत होती थी, जो इंसानों के लिए खुद ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हुआ करती थी। और उसको अगर खर्चे में, जैसे कि अब अगर उसमें खर्चा भी होता था ना, तो बहुत ज़्यादा ही खर्चा लग जाता था। तो और इसमें जैसे आप मान लीजिए, ये हो गया हमारा, उदाहरण के लिए दिया गया है यहाँ पे यूनिवेक और एनिएक कंप्यूटर। तो आगे हम दूसरी पीढ़ी में पढ़ेंगे 1956 से 1963 तक का कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी, जो वैक्यूम ट्यूबों को प्रतिस्थापित करती थी। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूबों से कई मायनों में बेहतर था, अर्थात यह कंप्यूटर को छोटा, तेज, सस्ता और अधिक ऊर्जा कुशल बनाता था, तथा अब इसके लिए एक पूर्ण कमरे की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि भले ही यह वैक्यूम ट्यूबों पर ट्रांजिस्टर में सुधार था, फिर भी गर्मी के लिए एक बड़ा चुनौती उत्पन्न हुआ, जो कभी कभी कंप्यूटर के इसके आंतरिक संवेदनशील भागों का नुकसान पहुंचाता था। कंप्यूटर की इस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग के लिए
असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। इस अवधि में कोबाल, फोर्ट्रॉन और एल्गोल जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई। ये जो कंप्यूटर था, ये उससे तो छोटा, पहले पीढ़ी कंप्यूटर से ये वाला कंप्यूटर जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, पहली पीढ़ी की तुलना में छोटा था। हालांकि ये पूरे कमरे भर का तो नहीं था अगर इसको समझा जाए तो। और इसमें ये बताया गया कि ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से ये थोड़े गतिशील था, थोड़ा तेज चलता था उससे। और इसमें जैसे कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज भाषा का इस्तेमाल किया करती थी ये कंप्यूटर, असेंबली लैंग्वेज भाषा का। और ये उदाहरण के लिए अगर इस अवधि में इस कंप्यूटर को देखा जाए तो ये हो गया फोर्ट्रॉन और एल्गोल जैसी। तीसरी पीढ़ी में अब देखा जाए तो ये तीसरी पीढ़ी हमारा 1964 से लेकर 1971 तक चला हमारा तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की कंप्यूटिंग के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आया। कंप्यूटर की यह पीढ़ी एकीकृत सर्किट के उपयोग पर आधारित थी, जिसने कंप्यूटर की गति और दक्षता में काफ़ी वृद्धि की। परिणाम स्वरूप कंप्यूटर एक आकार में छोटा हो गया क्योंकि एकल चिप पर अधिक घटकों को जोड़ा गया था। ये पहले कंप्यूटर थे जहां उपयोगकर्ताओं ने कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग करके बातचीत की थी, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़े थे, जिसके परिणामस्वरूप पंच कार्ड प्रिंट आउट का कार्य शीघ्र होता है। इस कंप्यूटर में, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही हमारा कीबोर्ड और ये माउस वगैरह यूज़ हुआ था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही। और ये कंप्यूटर बाकी दोनों पीढ़ियों से थोड़ा छोटी थी। धीरे धीरे ये कंप्यूटर का साइज़ छोटा होता गया हर पीढ़ी में अगर देखा जाए तो इसमें यही बताया गया। इसमें कीबोर्ड माउस वगैरह इसमें पहली बार यूज़ किया गया था ये तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में। और इतनी ये आप ये लिख सकते हैं कि ये पहली और दूसरी पीढ़ी की तुलना में छोटी रही है ये कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर में पहली बार कीबोर्ड मॉनिटर का उपयोग करके बातचीत की गई थी इसमें पहली बार। और यही सब लिख के अभी ज़्यादा नहीं लिखना है दोस्तों, बस थोड़ा सा ही। और चौथी पीढ़ी का स्टार्ट कर देना है। 1972 से लेके 2010 तक चला ये चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर एक एकल सिलिकॉन चिप के उपयोग पर आधारित थी, जिस पर हजारों एकीकृत सर्किट बनाए गए थे। माइक्रो प्रोसेसरों के उपयोग ने कंप्यूटर के आकार को काफ़ी कम कर दिया। अब वे हाथ के हथेली में भी आसानी से उपयुक्त बैठ सकते थे। व्यक्तिगत कंप्यूटर और लैपटॉप सभी ने माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया। 1981 में पहली बार IBM ने घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर की शुरुआत की। और 1984 में जो 1984 में एप्पल द्वारा पेश किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को एक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है, जो अत्यंत इंटरनेट के विस्तार, जन्म और तेज़ी से विकास का कारण बना। इस अवधि के दौरान अन्य प्राथमिक प्रकृति यूजर इंटरफेस, माउस, लैपटॉप की क्षमता वृद्धि हुई। इस चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसको भी आप ऐसे लिखते हो कि ये पहली, दूसरी, तीसरी की तुलना में काफ़ी, मतलब उन तीनों की तुलना में छोटी थी। इसमें इसमें नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ इसे जोड़ा जा सकता था। दोस्तों बस यही है। इसमें सारी पीढ़ियों की कंप्यूटर थोड़ी थोड़ी छोटी होती गई हैं। अब पाँचवीं पीढ़ी की देख लेते हैं, 2010 से 2020। कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर वास्तुकला में प्रमुख नवाचारों के साथ शुरू हुई, जैसे समांतर प्रसंस्करण, बुद्धिमान प्रोग्रामिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग, ज्ञान आधारित प्रणाली आदि। पाँचवीं पीढ़ी का सार इनका उपयोग करना है, अतः मशीनों के लिए प्रौद्योगिकी जो प्राकृतिक भाषा को आगे बढ़ा सकती है और स्वीकार कर सकती है तथा उन्हें निर्धारित करने और व्यवस्थित करने के लिए टर्मिनी श्रृंखला और रोबोट जैसी फिल्में पाँचवीं पीढ़ी की कंप्यूटर की अवधारणा पर आधारित। दोस्तों ये जो 2010 से 2020 तक की जो पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर थे, इसी के आधार पर हमारी ये रोबोट जैसी फिल्में बनी हैं। और ये छठी पीढ़ी की जो कंप्यूटर 2020 के बाद जो आई हैं अभी, कंप्यूटर की छठी पीढ़ी नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। कंप्यूटर की इस पीढ़ी को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर बुद्धिमान कंप्यूटर के युग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोग्रामिंग में एक अवधारणा है जो उपकरण को सोचने और अपने दम पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। इन कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के उन्नति
कलन विधि के माध्यम से सीखने की क्षमता है। इस पीढ़ी ने आवाज़ की पहचान भी शुरू की, जो कंप्यूटर को श्रुति लेख और शब्दों को पहचानने में सक्षम है। इस पीढ़ी की दोस्तों, ये जो छठी पीढ़ी की कंप्यूटर, ये आवाज़ की पहचान करना स्टार्ट कर दिया था इसने। और इसमें मतलब कृत्रिम जैसे किसानों वगैरह की ये सब भाषाओं को समझना भी स्टार्ट कर दिया था इसने। और ये हमारा अब कंप्यूटर का वर्गीकरण है, जो हम अब कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये आया भी था 2022 में आया था, सॉरी। तो आजकल विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटर का कार्य डेटा को संसाधित करना और उपयोगकर्ताओं को कुछ आउटपुट प्रदान करना। हालांकि कंप्यूटर द्वारा डेटा प्रोसेसिंग और हैंडलिंग के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक भिन्न हो सकती है। कंप्यूटर को डेटा प्रोसेस करने की उनकी क्षमताओं के आधार पर व्यापक रूप में विभेदित किया जा सकता है। उन्हें उद्देश्य और आकार और क्षमता तथा डेटा हैंडलिंग और प्रौद्योगिकी के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। हम निम्नलिखित तीनों आधारों के अनुसार कंप्यूटर को वर्गीकृत किया सकते हैं। उद्देश्य के आधार पर हम कंप्यूटर को वर्गीकृत कर सकते हैं। उद्देश्य के आधार पर, आकार एवं क्षमता के आधार पर, डेटा हैंडलिंग या उपयोग की गई तकनीकी के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर देखते हैं। सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर। सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर सामान्य आवश्यकताओं जैसे गेमिंग, शब्द प्रोसेसिंग, इनवॉइसिंग आदि को पूरा करते हैं, जिसका उपयोग आमतौर पर घर, स्कूल में किया जाता है। विशेष प्रयोजन कंप्यूटर। विशेष प्रकार के जो कंप्यूटर हैं, विशेष उद्देश्य कंप्यूटर विशेष कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, अंतरिक्ष अनुसार, रक्षा अनुसंधान आदि जैसे। जो हमारा पहले प्रकार का जो कंप्यूटर है, हम उसे घर पे भी कार्य करने के लिए हो सकता है। स्कूल में पढ़ने के लिए हम ऑनलाइन आजकल हम करते ही हैं, जैसे हमें ऑनलाइन मेरे जरिए ही देख लो आप। और फिर ये जो हमारा विशेष प्रकार का जो कंप्यूटर है, ये हमारा मौसम विभाग को जानने के लिए हो गया, भविष्यवाणी को जानने के लिए हो गया, अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए हो गया। ये हो गया, 2 टाइप के हमारे कंप्यूटर हैं। और यह अब हमारे आकार और क्षमता के आधार पर हम कंप्यूटर को देखेंगे। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटी कंप्यूटर प्रणाली है। वे अधिकतर एकल उपयोगकर्ता सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर हैं। वे अपनी CPU के रूप में एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ आकार और सस्ते कंप्यूटर के अपेक्षाकृत छोटे हैं। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर की तुलना में उनकी स्पीड कम है और उसका आकार कैलकुलेटर से लेकर डेस्कटॉप तक है। इन कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है एवं ज़्यादातर शैक्षणिक स्थानों पर और कार्यालय में इसका उपयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण डेस्कटॉप PC, लैपटॉप, नोटबुक, व्यक्तिगत डिजिटल सहायता, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच आदि। आपने इसमें माइक्रो कंप्यूटर में ये देख ही लिया, आप समझ ही गए हैं कि क्या है। ये जो हमारा हो गया लैपटॉप हो गया, नोटबुक, हम कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, है ना। अब ये मिनी कंप्यूटर देख लेते हैं। ये आकार में थोड़े थोड़े, ये वैसे भी जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर तो वो बहुत ज़्यादा छोटे ही थे। अब मिनी कंप्यूटर देखते हैं। मिनी कंप्यूटर आकार में कुछ बड़े होते हैं और एक छोटे व्यवसाय के लिए, एक बड़े संगठन में एक विभाग के लिए सर्वर के रूप में उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त होते हैं, जो फाइल संचालन, प्रिंटर साझा करने और केंद्रीय सूचनाओं को संग्रहित करने में एक समय में सैकड़ों उपयोगकर्ताओं का समर्थन करते हैं। वे वास्तव में नियंत्रण, इंस्ट्रूमेंटेशन, मानव संपर्क और संचार स्विचिंग के लिए डिज़ाइन किए गए थे और बाद में वे विकास के साथ व्यक्तिगत उपयोग के लिए बहुत लोकप्रिय हो गए। इन कंप्यूटरों में अधिक मेमोरी या भंडारण होती है और इन इनपुट आउटपुट डिवाइस को संभालने में सक्षम है। मिनी कंप्यूटर का उदाहरण लैपटॉप, PC आदि है। ये कंप्यूटर हमारे माइक्रो कंप्यूटर से बड़े ही होते हैं। तो और इसमें डिवाइस ज़्यादा ही होती है, इसमें मतलब भंडारण ज़्यादा होता है, उत्पादकता की भंडारण ज़्यादा ही होती है इसमें, हमारे माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा मिनी कंप्यूटर में होती है। अब मैंने फ्रेम कंप्यूटर लोकप्रिय रूप से बड़े लोहे के रूप में जाने जाते हैं। वे आकार में बहुत बड़े होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। ये कंप्यूटर एक समय में हजारों उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने में सक्षम है और इनमें बड़े पैमाने पर डेटा भंडारण की क्षमता है। ये कंप्यूटर मूल रूप से बड़े संगठनों जैसे बैंकों, बीमा कंपनियों, रेलवे, एयरलाइंस आदि द्वारा ढेर सारे डेटा प्रोसेसिंग जैसे संख्या जनगणना, डेटा लेन देन प्रश्न के लिए उपकरण किए जाते हैं। इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि प्रणालियों में उच्च प्रश्न क्षमता होती है। कंप्यूटर के
अन्य वर्गों की तुलना में इनमें अधिक प्रोसेसिंग क्षमता होती है। सुपर कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर उच्च स्तर पर प्रदर्शन वाला कंप्यूटर है। ये सबसे शक्तिशाली और बहुत महंगे हैं। सुपर कंप्यूटर कंप्यूटिंग सिस्टम के शीर्ष पर हैं क्योंकि इनके पास प्रति सेकंड अरबों निर्देशों के पालन करने की क्षमता है। सुपर कंप्यूटर गणना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कई क्षेत्रों में गहन कंप्यूटेशनल कार्यों जैसे क्वांटम यांत्रिकी, मौसम पूर्वानुमान, जलवायु अनुसार, तेल और गैस की खोज, मॉडलिंग और भौतिक सिमुलेशन आदि के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, इसमें ये बताया गया ना, थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर इसमें बड़ा होता चला गया और इसमें ये हो गया कि ये सुपर जो हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, मौसम हो गया, इन सब चीज़ों के ना, जलवायु हो गई, तेल हो गया, जैसे मैंने बताया, खोज, अमरीक, इन सब का उपयोग किया जाता है, मतलब आदि के लिए। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जो समस्या हल करने के लिए भौतिक जैसे विद्युत, यांत्रिक तथा हर्लिंग या मात्रक। अच्छा, इसमें ये बताया गया जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है, ये हमारा ना एक उसके माध्यम से एक जैसे मान लीजिए हमारा घड़ी है, ये तो इसमें ये जो हमारे इसमें हमारी सुई है ना, ये सुई के माध्यम से बताता है कि इसमें सुई के माध्यम से एक सटीक मात्रा, मतलब ये जो ना सुई के माध्यम से सटीक, कैसे बताऊँ मैं, रुक जाओ। जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है, ये जैसे हमारा घड़ी हो गया, ये एक कंप्यूटर नहीं, सुई के माध्यम से सटीक निर्देश को बताता है ना, सटीक, जैसे हमारा सटीक टाइम सुई के माध्यम से बताता है। तो ये हमारा इसमें घड़ी वड़ी आ गई, ये एनालॉग कंप्यूटर में आता है। और डिजिटल कंप्यूटर जो हमारी संख्याओं के द्वारा बताया जाता है, ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। जैसे अब डिजिटल कंप्यूटर, जैसे हमारा अब डिजिटल वाले वॉच देख लो, स्मार्टफोन देख लो, नोटबुक देख लो, है ना, ये सब चीज़। और हार्ड हाइब्रिड कंप्यूटर जो है, यह इन दोनों का मिश्रण कंप्यूटर है। बस यहाँ तक है। कंप्यूटर तंत्र के घटक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसे एक बार देख लेते हैं, इस पर नज़र एक बार मार लेते हैं। सॉरी। हर कंप्यूटर दो मूल घटकों से बना होता है जिन्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के मूल भाग शामिल होते हैं जिन्हें या तो देखा जा सकता है या स्पर्श किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर। जबकि सॉफ्टवेयर ऐसे घटक हैं जो भौतिक भागों को सक्रिय करते हैं। सॉफ्टवेयर में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो हार्डवेयर के कार्यों को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार होती है। सॉफ्टवेयर को अन्य कार्यक्रमों और डेटा में विभाजित किया जाता है। सॉफ्टवेयर की तुलना में हार्डवेयर एक भौतिक इकाई है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आसपास में जुड़े हुए हैं। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकता है और हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर भी। हालांकि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित कार्यों को करने के लिए हार्डवेयर के निर्माण के बिना सॉफ्टवेयर बेकार हो जाएगा। डेस्कटॉप और जैसे कि लैपटॉप, यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर एक विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। एक बार हार्डवेयर देख लेते हैं। हार्डवेयर है क्या? हार्डवेयर मूल रूप से कंप्यूटर का भौतिक तत्व है। उन्हें कंप्यूटर की मशीनरी या उपकरण भी कहा जाता है। हालांकि कंप्यूटर के अधिकांश हार्डवेयर को नहीं देखा जा सकता। दूसरे शब्दों में, ये कंप्यूटर का बाहरी तत्व नहीं है। कंप्यूटर का हार्डवेयर विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है, लेकिन इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण मदरबोर्ड कंप्यूटर की शक्ति देने और नियंत्रण करने की सक्षम होता है तथा ये अधिक भागों से बना है। जब देख हार्डवेयर जो हमारा हो गया, जैसे हमारा मदरबोर्ड दिख रहा है ना आपको, ये डेस्कटॉप में, लैपटॉप का जो ये मदरबोर्ड है ना, इसे ही हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर जो होता है हमारा बहुत सारी चीज़ों से मिल के बनता है। जैसे बहुत सारी चीज़ों से मिल के बना है तभी तो वो मदरबोर्ड बना है ना। और यही है। ये सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर एक ऐप जिसे हम बनाते, एक बार इसे पढ़ के देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या ऐप के रूप में जाना जाता है जिसमें सभी निर्देश शामिल होते हैं जो हार्डवेयर को कार्य करने में निर्देशित करते हैं। ये निर्देश पत्र में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से आते हैं और प्लेटफॉर्म सिस्टम द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर कई कार्यों को करने में सक्षम है।
हार्डवेयर की तुलना में जो केवल यांत्रिक कार्य को कर सकते हैं, जिनके लिए वे डिज़ाइन किए गए हैं। सॉफ्टवेयर का एक मूल उद्देश्य है हार्डवेयर के साथ कई अलग अलग कार्यों को पूरा करने के लिए तथा उसको साधन प्रदान करना है। व्यवहारिक कंप्यूटर सिस्टम का सॉफ्टवेयर सिस्टम को दो भागों में विभाजित करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ नियंत्रित करने और काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये डिज़ाइन मैनेजर और कंट्रोल पैनल में पाई जाने वाली कई उपयोगिताओं जैसे हार्डवेयर कार्य क्षमता के साथ सीधे बातचीत करने की अनुमति देता है। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर, टूल आदि शामिल है और यह लगभग हमेशा कंप्यूटर और स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल होता है। जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये हमारा होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा अब एक बार हम ये एप्लीकेशन वाला पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बताती हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता इनपुट से निपटने और उन्हें कार्य को पूरा करने में मदद करने में सक्षम है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रहता है और उपयोगकर्ताओं को एक या अधिक कार्य पूरा करने में अनुमति देता है। ये सरल के साथ साथ जटिल कार्यों के लिए कर्मादेश करता है। यह या तो एकल कार्यक्रम प्रोग्राम का समूह हो सकता है, जिसे एप्लीकेशन सूट कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण वर्ड प्रोसेसिंग। हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे हमारा हो गया माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विंडोज़ हो गया। ये जो हमारा है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा पूरा ख़राब ही है, कंप्यूटर पूरा ख़राब है। सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले से ही होता है, जो कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही जरिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं चला सकते। हमारा सब खराब, हमारा कंप्यूटर वगैरह मान लो कि ख़राब ही है, कुछ नहीं हो सकता। तो वही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अब हमारा ये जो है ना, एक तरह का टास्क होता है। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम में बताऊँ, हमारा जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब इसमें कंप्यूटर के अनुप्रयोग। व्यवसाय के कंप्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोग हैं। व्यक्ति के से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक सभी व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, जैसे पैरोल गणना, बिक्री, बजट, वित्तीय पूर्वानुमान, कर्मचारी डेटाबेस प्रबंधन और स्टॉक